हाँ चलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, अभी देखो इसको शॉर्टकट में हम लोग, बहुत मशहूर है ये नाम, KTG चैप्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब आप लोगों को मालूम होगा, पहला तो हम लोग टाइटल से शुरू करेंगे कि ये टाइटल मतलब क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखो, काइनेटिक वर्ड आया है किससे? काइन से, और काइन का मतलब होता है क्या? टू मूव। काइन का मतलब क्या होता है? टू मूव। तो याद रखो, यानी कि हम लोग जो गैस के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी गैस, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई भी गैस जो है अगर वो मूव कर रही है, उस मूवमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। इसलिए उसका नाम क्या है? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। कुछ समझ में आया? तो ये हो जाता है क्या? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ये मैंने तुम लोगों को खाली इसके बारे में जस्ट बताया हूँ। 3.1 में क्या बोल रहा है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों को बोला है, या मैटर के जो स्टेट है। अब आपको पता है कि नॉर्मली हम लोग 3 स्टेट मानते हैं। वो तीनों स्टेट क्या है? अमर अकबर एंथोनी। मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, जिसमें हम लोग इसको ध्यान देंगे। लेकिन अभी आप लोगों को मालूम होगा कि चौथा स्टेट भी आया है। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तब हम लोग ने बोले थे कि नहीं भाई 3 नहीं है, एक्चुअली इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई है, और ये क्या है? ये डेट इज़ अ प्लाज्मा। फिलहाल हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस टाइप ऑफ मैटर, दैट इज़ अ गैस। इतना समझा? तो पहले 3.1 में इसके बारे में बोला है कि भाई देर आर सर्टन थिंग्स। ठीक है, 3.1 थोड़ा लेंथी है। अब बोला जा रहा है कि ये जो गैसेस है, इसको लेकर बहुत से साइंटिस्ट ने कुछ स्टडीज़ किए हैं। अब वो साइंटिस्ट के नाम कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने कभी देखे हो कि यहाँ पर कुछ निशान होता है, अपने स्किन पर एक निशान होता है जो फैलते जाता है। आपके पेरेंट्स के हाथ पे देखे होंगे आप लोगों ने, अभी वो छोटा सा रहता है। आप लोगों को वो निशान क्या रहता है मालूम है? वो टीका रहता है। उसको क्या बोलते हैं? BCG। क्या बोलते हैं? BCG का टीका। मालूम है कि नहीं? बस ये 3 साइंटिस्ट के नाम मुझे याद रखवाने थे, इसके लिए मैंने BCG नाम बोला हूँ। समझ में आ गया? अरे याद रखने के लिए। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? बॉयल्स लॉ। क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। स्पेलिंग बॉयल्स लॉ। दूसरा क्या है? चार्ल्स लॉ। तीसरा क्या है? गे-ल्यूसेक लॉ। आया? तो ये अलग अलग साइंटिस्ट है, उनके नाम याद रखने के लिए आप चाहे तो ये याद रख सकते हैं। अभी इसके बाद इन लोगों ने गैसेस से रिलेटेड वेरियस स्टडीज किए, और उनके लॉ के मुताबिक उन लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं। वो फॉर्मूले को देखेंगे। उसके लिए भी एक कोड है अपने पास। ठीक है, वो क्या है? ध्यान से सुनो, उल्टा जाने का, उल्टा। वेरी पावरफुल टीचर, वेरी पावरफुल टीचर। ऐसा क्यों बोला गया है? मतलब कि बॉयल्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया था। चार्ल्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट था गैसेस से रिलेटेड, उसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट माना गया था। क्या माना गया था? प्रेशर को कांस्टेंट माना गया था। और गे-लूसेक लॉ केस में किसको? वॉल्यूम को। याद रखो, वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस को जो है कांस्टेंट माना गया था। क्या माना गया था? कांस्टेंट माना गया था। इसीलिए ये तीनों के कांस्टेंट वैल्यूज अपने को याद रखने के लिए मैंने आइडिया दिया हूँ। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वेरी पावरफुल टीचर। ऐसा याद रखो। इतना समझा? ये तीनों भी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने गैस के लिए 3 ही चीज कंसीडर किए। कौन सी चीज कंसीडर की है? 3 चीज। वो क्या थी? ये 3 चीज थी। वो क्या थी?
टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तीनों ने यही चीज कंसीडर की है और ये तीनों का रिलेशन बताए कि गैस का टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कैसा रहेगा, वैसा ही गैस का वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसा रहेगा, इन लोगों का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें इन्होंने, ये तीनों ने बताए। हर एक ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग काम किया, तीनों ने मिलकर काम नहीं किए, हर एक ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग काम किए। समझ में आया? और ये उसका अब जो भी उसका आउटपुट था हम लोग उसको मिलाकर एक नया इक्वेशन बनाने वाले हैं, वो जरा देखते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, आपको पता है क्या है, कोई भी चीज़ की गर्मी बढ़ती है तो बोलेंगे राइज इन टेम्परेचर, कोई भी चीज़ की गर्मी घटती है मतलब समझ में, उसको बोलेंगे क्या, यानी कि फॉल इन टेम्परेचर, मतलब हीट का बढ़ना या कम होना उसको टेम्परेचर से रिलेटेड है। प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या, मैं रिलेटेड टू गैस अगर बात करूं तो किसी कंटेनर में कोई, जैसे या फिर बलून की बात करते हैं, बलून में हम लोग क्या करते हैं, हवा भरते भरते भरते, अब आप लोग भरने के बाद एक पॉइंट पे रुक जाते हैं, वो थक गए वो अलग बात है, उसके हिसाब से नहीं, लेकिन आप कभी रुकते हैं कि जब बलून में और ज़्यादा हवा भरने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपकी भरी हुई हवा बलून के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिस वजह से वो एकदम एक्सपांड हो गया है। तो याद रखो प्रेशर वो होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल दे अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर, तो वो रहता है क्या, रिलेटेड टू प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या रहता है, कोई मुझे बताएगा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपको, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, एग्जाम्पल देके बताएगा कोई। वॉल्यूम ऑफ गैस का आंसर कोई नहीं दे पाया, ध्यान से सुनिए। वॉल्यूम मतलब क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि आपकी पोटेंशियल, ठीक है। मैं बोलूंगा यानी मेरी बॉडी की वॉल्यूम या आपकी बॉडी की वॉल्यूम क्या है, तो हम लोग इस कुर्सी, ये जो छोटी सी कुर्सी दिखाई दे रही है, बस यही हमारा वॉल्यूम है। अगर हम बैठे रहे तो मतलब हम इससे ज्यादा जगह नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, दैट इज अ स्पेस। कुछ समझा? तो कौन सी कैपेसिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम बोले तो कैपेसिटी, लेकिन किस कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस, कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस इज अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब आप मुझे बोलो, चलो हिंट मिल गया होगा थोड़ा सा, अब आप बोलो मुझे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसके अंदर मैंने गैस का एक मॉलिक्यूल रखा, एक मॉलिक्यूल को एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, लेकिन एज्यूम करो कि एक मॉलिक्यूल है गैस का और ये कंटेनर है, इस मॉलिक्यूल की कैपेसिटी क्या है, हाँ कौन बोला, कौन बोला, पूरा कंटेनर। ये याद रखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि ये रुकता नहीं है, ये सॉलिड नहीं है या लिक्विड नहीं है कि एक जगह पे रुक जाएगा फ्लैट सरफेस पे, नहीं, ये तो चलता रहेगा, जहां जहां उसको जगह मिलेगी वहां वहां जाएगा। इन शॉर्ट जितनी जगह देंगे उतनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई कर रहा वॉल्यूम। बोलो समझा? तुम लोग को समझ में आ गया? अगर मैं ये गैस को आपके ये जो पेन का कैप होता है, टोपन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वही गैस को निकालकर अगर मैं बड़े से कंटेनर में लूंगा वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे अरे सर वॉल्यूम तो इतना सा था, अभी इतना, वही मैं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ गैस टू ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये छोटा था तो छोटी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, बड़ी जगह रखे बड़ी जगह, हर जगह राउंड मार रहा है, तो यानी कि वो उसका, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर ओनली। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। इस तीनों को, इन तीनों को यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इन तीनों को कोरिलेट करके ये तीनों ने जो है क्या किया, अपना अपना इक्वेशन बनाए। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अपन ने पहले डिसाइड कर लिए कि कौन कौन कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोला गया बॉयल ने, बॉयल ने बोला है, देखो अब ये तीन को याद रखो, हाँ, अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों का रिलेशन आउट होएगा, मतलब समझा। तो हम बोलेंगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। कौन बोला था? ये बॉयल्स लॉ ने बोला। याद रखो ये तीनों का
ये तीनों साइंटिस्ट ने इन तीनों पैरामीटर, इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स, ठीक है, इन तीनों पैरामीटर्स के रिलेशन को बताए हैं, लेकिन किसी एक चीज को कांस्टेंट रखते हुए। जो चीज कांस्टेंट है उसके बाद जो चीज बचेगी उन लोग का रिलेशन बताए है। जैसे कि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है तो 2 क्या बचा, यही 2 बचा, तो इन लोगों ने ऐसा बताया। और एक और आसान कर देता हूँ, सिर्फ बॉयल्स लॉ ने ही इनवर्स बोला है, बाकी ये दोनों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले। तो बोलो चार्ल्स लॉ अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखता है तो कौन किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, बोलो जल्दी से। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुम लोगों को समझा, खाली बॉयल्स ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है और सिर्फ हमको टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को ही कंसीडर करना है, जिसमें से टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया गया तो 2 क्या बचे, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ ने क्या बोला, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब बचा क्या, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो वो बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब गेल-ल्यूसेक लॉ के हिसाब से वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो कौन किसको प्रोपोर्शनल करेगा, बराबर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बोलो समझा, या उल्टा बोल दो, समझ आया। एक काम करते हैं, ऐसा बोलते हैं या उल्टा बोलेंगे तो भी चलेगा। क्या है ये, क्योंकि मेरे को कुछ करके दिखाना है इसलिए बोल रहा था। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये क्या गेल-ल्यूसेक वाला है ना, प्रेशर इज, बोलो समझा। ये 3 चीज समझ गई। अब आपके बुक में ये 3 चीज बताया है 3.1 में, लेकिन इसके अंदर अब मैं और 2 साइंटिस्ट का नाम जोड़ रहा हूं, ये कुछ देर के बाद आएगा, ठीक है। इसका नाम है, ये वाला है एवोगैड्रोस। क्या नाम है, एवोगैड्रोस, समझ में आया, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, एट टीपी, टीपी मतलब क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये कुछ नया आया, अब तक अपन टीपी वी पे ही चल रहे थे, है ना, टीपी और वी पे ही चल रहे थे, अब कुछ नया आया। ये क्या बोलता है, एट, अरे रुक जाओ, ये यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी ये यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और यहाँ पर कांस्टेंट क्या था, क्योंकि मैं सब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ लिखा हूँ तो इसको भी यहाँ लिखता हूँ, टी एंड पी, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इफ रिमेन्स कांस्टेंट, उस टाइम पर V इज इक्वल टू एन। अब ये n की कहानी बहुत लंबी है, n बोले तो क्या, तो याद रखो स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। n मतलब क्या, n इज इक्वल, यहाँ लिखता हूँ, n इज इक्वल टू, ये दिख रहा है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो सर अब मोल्स का मतलब क्या, मोल्स का मतलब क्या, ये पूछ रहे हो तुम लोग मेरे से, समझ में आया, मोल्स का मतलब क्या। तो देखो ध्यान से सुनो, इससे रिलेटेड एक और वर्ड है, एक होता है मोल और एक होता है मॉलिक्यूल। अभी जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक होता है मोल और एक होता है क्या, मॉलिक्यूल, ठीक है। ध्यान से सुनो, सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, मतलब ये गैस का पार्टिकल है, समझ में आया। एक कंटेनर में मैं छोटा सा पार्टिकल जो एज्यूम नहीं कर सकते, गैस का एक पार्टिकल है, पार्टिकल को वॉल्यूम बोलेंगे, समझ में आया। यानी एक, तुम लोग को समझ में आ रहा है, तुम सब बैठे हो, तुम लोग कितने लोग हैं, 15 कुछ लोग होंगे, या उसमें से एक स्टूडेंट जो है एक मॉलिक्यूल है, एक स्टूडेंट जो है एक मॉलिक्यूल है, समझा, समझा कि नहीं समझा। लेकिन 6 स्टूडेंट मिलाकर 1 मोल होता है, कुछ समझा, ऐसा मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। साइंस में या केमिस्ट्री में याद रखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है, एंड इट इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर। तुम लोग को समझ में आया, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो ये हो जाता है। तुम लोग को इतना समझा, ये क्या था, चौथा रिलेशन।
चौथा रिलेशन क्या बोल रहा है, इसको और डिटेल में देखेंगे, डरो मत। मुझे पता है आप लोगों को एन ठीक से नहीं समझा, एकदम अच्छे से समझेगा, डरो मत, ठीक है। चौथा रिलेशन हम लोग ने क्या देखे, एवोगैड्रोस का देखे। एवोगैड्रोस सर ने क्या बोले क्या, अगर हम लोग किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हमको रिलेशन मिलता है, हमको मिलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, where n is a number of moles, अब नंबर ऑफ मोल तो फिर 1 मोल मतलब कितना, तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस है, ये माइनस नहीं है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, समझ में आया। तो ये याद रखो। अब आपकी बुक में लास्ट में इसने n को थोड़ा और डिस्क्राइब किया है, अब थोड़ा समझेगा आप लोगों को कि n क्या है। n इज इक्वल टू क्या बोला गया है, देखो n इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो क्या बोला गया है, मास, और ये ब्रैकेट में डाला है कैपिटल M अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसको क्या दिया है इसने, MO ये दिया है, और बाजू में ही इसके इक्वल टू करके क्या बोला है, कैपिटल N अपॉन कैपिटल NA, ऐसा करके दिया है। कुछ नहीं समझ रहा मेरे को मालूम है, यहाँ तक तुम लोगों को सब समझा होगा, यहाँ तक भी समझा होगा, बस खाली N जहाँ से आया लुट गए, यानी N जब से आया तब, अरे कॉमेडी नहीं कर पा रहा यार, तो N जब से आया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लाइफ में हो रहा क्या है। समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ, N का एक्चुअली मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू, एंड याद रखो, ध्यान से सुनो, 6.022 इंटू 10⁻23 इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर, तो इसीलिए एवोगैड्रोस का नाम आता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मास, लेकिन ये छोटा m है क्या, अभी मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मास, ये मास मतलब क्या, कैपिटल M है। अगर स्मॉल होता तो मैं बोल सकता कि शायद ये मास एक पार्टिकल का है, लेकिन अगर कैपिटल M है तो समझ जाना एक कंटेनर में जो गैस है वो पूरे मॉलिक्यूल का मास है। अब समझ में आ गया, मतलब क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn इज इक्वल टू M, बोले समझा, ये सब के मास का एडिशन है, तो यानी ये टोटल मास हो गया। समझ में आ गया। तो क्या हम टोटल मास को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसीलिए उसको ये भी मान सकते हैं। कुछ समझा कि नहीं समझा? पहला वाला समझा, हम लोग n को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और n का मैंने बोला हूँ n इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब उसको फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो उसका दो फॉर्मूला बनता है, एक ये और एक ये क्या है, मास। लेकिन किसका मास? सारे यानी कंटेनर में जितने गैस के मॉलिक्यूल है वो सबको पकड़ो तो वो हो जाएगा कैपिटल M, दैट इज अ मास। क्या मैं उसको अलग तरीके से बोल सकता हूँ? इज इक्वल टू कैपिटल N। कैपिटल N बोले तो क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही मिलाकर मास जुड़ा है, इसीलिए ये बोला गया है। इतना समझा। अब इसके बाद आता है क्या, Na। Na इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर। Na इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम लोग ने मॉलिक्यूलर मास माना है। अब ये थोड़ा सा समझने में आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल। अब शायद ये एग्जाम्पल से थोड़ी बात क्लियर हो सकती है। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास है ना 60 एग्स है। क्या है? 60 एग्स है, ठीक है। मुझे इसको दर्जन में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूं कि मैंने 60 अंडे तो ले लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये 60 अंडे इज इक्वल टू कितने दर्जन लिया मैंने। तो मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5 दर्जन मिलेगा। ध्यान से सुनो, ये 5 है ना इज नथिंग बट n, ये 60 है ना इज नथिंग बट n, यानी ये छोटा n ये बड़ा, और 12 इज नथिंग बट Na। मतलब क्या, इट इज अ कांस्टेंट। आप दर्जन में 12 ही गिन सकते, ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट नंबर होता है।
समझ में आया? आप 12 ही गिन सकते हैं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे चला यार आज के दिन है ना अपन 13 कंसिडर कर लेते या 10 कंसिडर कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। इंटरनेशनली मतलब अपने जो इंटरनेशनली दर्जन को क्या मानते हैं? 12। जो चीज़ को आपने मान लिए और उसी को फॉलो कर रहे उसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो याद रखो Na इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज अ एवोगैड्रोस नंबर। समझ में आया? ये नंबर ऑफ मोल्स है, यानी सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने दर्जन है, मतलब क्या कितने मोल्स है, मतलब क्या नंबर ऑफ मोल्स हमको इससे पता चलेगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं भी आया तो ये पूछेगा नहीं इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, इतना भी रट लिए तो भी चलेगा। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्मॉल n जो है ये क्या है? ये नंबर ऑफ दर्जन, यानी दर्जन, 5 दर्जन। समझ में आया? लेकिन ये 5 दर्जन कब आए? जब आपने नंबर ऑफ एग्स को डिवाइड किए एक्चुअल कांस्टेंट दर्जन अमाउंट से, कांस्टेंट दर्जन अमाउंट से जब आपने डिवाइड किए तो आपको ये मिला। तो बस इन शॉर्ट समझा आपको? ये नहीं समझ रहा होगा तुम लोगों को, ये बहुत हाईफाई हो गया होगा, बहुत हाईफाई हो गया। लेकिन ये मैं इससे समझाने की कोशिश किया, कुछ समझा कि नहीं समझा? समझा? तो याद रखो नंबर ऑफ मोल्स, मेरे कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब कितने दर्जन अंडे हैं, मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा? जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, मतलब जितने मॉलिक्यूल ऑफ अंडे हैं उसको डिवाइड करूंगा उस नंबर से जो दर्जन बना सकता है उसको। तो वो दर्जन बनाने के लिए मैंने 12 से डिवाइड किया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करने के मतलब कन्वर्ट करने के लिए मैंने एवोगैड्रो से डिवाइड किया, इज इक्वल टू n। बोलो समझा? ये n को समझाने का ये एक तरीका था मेरे पास, तुम लोगों को समझा होगा, होप सो। ठीक है, अगर नहीं तो ये वीडियो देख लेना कभी। तो ये तीसरा सॉरी ये चौथा रिलेशन था, चौथा, यहाँ ध्यान दो, ये चौथा रिलेशन था और अब पांचवा रिलेशन। एनीवे ये चौथा रिलेशन है, पांचवे वाले को मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल ये 4 को मिलाकर हमारे पास एक इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन क्या है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, लेफ्ट साइड में क्या है? P मिल गया, जो आई दिख रहा है उसमें, तुमको नहीं उसमें, हाँ ये P दिख रहा है लेफ्ट साइड में, V दिख रहा है लेफ्ट साइड में, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, सब जगह पे क्या दिख रही है? प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। राइट साइड में क्या दिख रहा है? अब देखो आप बोलेंगे सर V तो राइट साइड में दिख रहा है, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ फेंकेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो मतलब PV ही होता है। तुम लोगों को समझा? ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको? T दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? N दिख रहा है। तो याद रखो हम लोग को ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से एक इक्वेशन मिला कि प्रेशर एंड वॉल्यूम is directly proportional to the number of moles and temperature। इतना समझा? अब ध्यान, ये इक्वेशन समझ में आया, लेकिन आपको पता है इट इज अ रूल कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर अगर इक्वल की साइन आपको डालना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्या है? तो याद रखो हम लोग जो कांस्टेंट डालेंगे वो है कैपिटल R। जो हम कांस्टेंट डालेंगे वो है क्या? कैपिटल R। and this capital R is nothing but universal gas constant। this R is nothing but universal gas constant, universal gas constant। ये आप लोगों को याद रखना है। बोलो समझा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट डाले तो इसीलिए ये। ठीक है, आपके बुक में एवोगैड्रोस लॉ वाला स्टेप गायब है। अगर मैं ये स्टेप नहीं बताता तो आप समझते कि सर इक्वेशन में आपने 2 कांस्टेंट क्यों डाले। ये कांस्टेंट नहीं डाला मैंने, समझ में आया? कांस्टेंट एक ही है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। पता नहीं उसने ये वाला क्यों नहीं डाला स्टेप। इतना समझा? ये जो है इसे कहते हैं क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ व्हाट इज आइडियल गैस वो भी बताऊंगा। पहला बोलो, ये समझा आप लोगों को? इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। अगर बोला गया डिराइव क्या बोलते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपको ये बोलना पड़ेगा पूरा। बोल के फिर ये
यानी ये बोलना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स हैज कंसीडर क्या ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है, इन विच ही हैज कंसीडर टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट, देन अकॉर्डिंग टू हिज क्या बोलते हैं ना थियरी, प्रेशर वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। फिर सेकंड ये समझाना पड़ेगा, ऐसा पूरे चारों समझाने पड़ेंगे, तब जाकर हम लोग को बोलना पड़ेगा बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है, वी गेट दिस इक्वेशन टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन। अगला स्टेप क्या है, हम लोग इक्वल डालेंगे कांस्टेंट डाल के। कांस्टेंट क्या डाले हम लोगों ने, कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? आर इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कोई भी गैस के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी गैस के लिए, नाइट्रोजन हो क्या, हाइड्रोजन हो, कोई भी हो, ऑक्सीजन हो। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। याद रखो, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे एक बात पता चल रही है, द गैस विच फॉलोज दिस इक्वेशन will be considered as ideal gas and the gas which will not follow this equation will be considered as real gas, which will be considered as real gas। यानी वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी उसे कहा जाएगा रियल गैस। बैक पे से पैर हटाओ। तुम लोग को समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं? रियल गैस किसको बोलेंगे, वो गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी उसे कहा जाएगा रियल गैस, ठीक है। उसका एग्जांपल अभी फिलहाल बुक में नहीं है तो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। और आइडियल गैस किसको बोलेंगे, आइडियल गैस किसको बोलेंगे, उस गैस को जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। PV इज इक्वल टू NRT वेयर R इज अ आइडियल गैस इक्वेशन, N इज अ नंबर ऑफ, अभी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, N इज अ नंबर ऑफ मोल्स और T इज अ टेम्परेचर, P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। इस स्टेप के बाद आप अगला जो स्टेप मारेंगे उसके अंदर आप लिखोगे बट वी नो दैट, मालूम कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बोला जाएगा बट वी नो दैट। क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे देखो हमको पता है, हमको मालूम, समझ आया। n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू कैपिटल N, यानी n छोटा n क्या है, नंबर ऑफ मोल, इज इक्वल टू n क्या है, सब ठीक है ना, n कैपिटल N अपॉन Na, दैट इज ये क्या है, क्यूल से, ये नंबर ऑफ मोल से, ये मॉलिक्यूल से, और ये क्या है, इसलिए दोनों का डिफरेंस बता रहा था, इसके लिए दोनों का डिफरेंस बताया, ये नंबर ऑफ मोल से, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और ये एवोगैड्रोस नंबर है। बस ये हो गया, ये हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5 दिए थे ना, उधर तक 4 था, ये 5 दिए थे, बस हो गया। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में डाल दो तो क्या हो जाएगा, देखो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन Na और RT। बोलो समझा? ये चेंज हुआ क्यों, क्योंकि n का मतलब ये है, आपकी बुक में भी दिया है लास्ट लाइन में, तो ये होता है, तो इसका मतलब अपने ये ले लिए। M अपॉन MO भी होता है लेकिन उसने वो नहीं लिया इसलिए मैंने भी नहीं लिया। बोले समझा कि नहीं समझा? आपके बुक में ये लिया तो अपने ये लिए। फिर अचानक में उसको याद आ रहा, अरे ऐसा है ना कि ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na is what, Avogadro's number which is constant 6.022 into 10⁻23, ये दोनों कांस्टेंट है। तो एक साइंटिस्ट थे जो 5वां मैं अभी यहाँ लिखने वाला हूँ, उनका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उनका नाम क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। समझ में आया? ये बोल्ट्जमैन उनका नाम था। इन्होंने क्या बोले कि भाई ये दोनों यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर अगर हम लोग रखते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब R सिंस, ऐसा लिखता हूँ, सिंस R अपॉन Na इज इक्वल टू K और B स्मॉल रहेगा, मतलब क्या, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, स्टार्ट। तो ये कांस्टेंट होता है, इसका नाम है क्या, बोल्ट्जमैन, और ये क्या है, कांस्टेंट। बोलो समझा? तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 देता हूं तो ये बन जाएगा क्या, PV इज इक्वल टू NKBT, दैट्स इट। आपका खत्म हुआ 3.1।
बोलो समझा आप लोगों को। स्टार्ट। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 3.2 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड। टॉपिक का नाम है बिहेवियर ऑफ अ गैस। बिहेवियर ऑफ अ गैस। अभी याद रखिए, इसके अंदर बिहेवियर ऑफ अ गैस में एक एग्जाम्पल दिया है। उसने बोला है कि सपोज करो एक स्टोन लिए और उसको हम लोगों ने ऊपर फेंके, तो जो वो ऊपर गया फिर जो वो वापस आया, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स के लॉ से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यानी कि ये मोशन को हम लोग ने एक्सप्लेन किए जो एक पत्थर का था। लेकिन एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो एक गैस का यानी गैस का एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करके हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आसानी से, जितना आसानी से हम लोग ने पत्थर के मूवमेंट को हम लोग ने एक्सप्लेन किए। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग ये सारे, और बोलते कि यानी कि गैस जो है, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। आपके बुक में दिया है कितना है, देखो यहाँ पर दिया है 10⁻23 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर में इतने पार्टिकल्स रहने के चांसेस है गैसेस के। तो हर एक पार्टिकल को हम एक इंडिविजुअल स्टोन के बेसिस पे हम लोग उसके ऊपर सारे मूवमेंट वाले लॉ नहीं लगा सकते, तो इसीलिए गैसेस को इकट्ठा पढ़ा जाता है और उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक एक वर्ड आया है आपके बुक में, मैक्रोस्कोपिक। अभी देखो एक बात बताओ, एक पार्टिकल तो छोड़ो, गैस भी नहीं दिखती है, तो उसका पार्टिकल कहाँ से दिखेगा, वो भी एक, तो वो नहीं दिखेगा। अगर मैं एक पार्टिकल की स्टडी करता हूँ कंसीडर करके, उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक क्यों, क्योंकि वो दिखता नहीं है तो माइक्रोस्कोपिक वगैरह है ना। मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या, हम सारे पार्टिकल को कंसीडर करेंगे इन अ कंटेनर। तो जो सब और सबका मूवमेंट का एवरेज निकालेंगे, टेम्परेचर का यानी जो भी रहेगा उसका, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे कि उसकी वेलोसिटी, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे, उसके प्रेशर का एवरेज निकालेंगे। ऐसा सबको इकट्ठा हम लोग अगर पढ़ेंगे, सारे पार्टिकल को इकट्ठा पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। कुछ समझा। इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ गैस लेकर पढ़ना पॉसिबल इतना नहीं है, इसलिए हम लोग वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करेंगे, मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पूरे कंटेनर के अंदर जितने भी पार्टिकल है एज्यूम करेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल से, सबका एवरेज निकालेंगे। समझ में आया। और एवरेज निकालने के बाद वो स्टडी थोड़ी सी आसान हो जाती है। थियोरेटिकल पार्ट जो था वो मैंने बताया। बोलो समझा। एक बार प्लीज गो थ्रू करो 3.2, और कुछ नहीं समझा हो तो मुझे बताओ, या कुछ ऐसी बातें जो मैंने इंक्लूड नहीं किया हो तो वो देख लो। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 3.3 और ये पेज नंबर 57 पर है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका नाम है आइडियल गैस एंड रियल गैस। इसके अंदर एक मतलब डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या है ये, आइडियल गैस एंड दूसरा क्या है, रियल गैस। रियल गैस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 3 ही डिफरेंस है जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। 3 ही डिफरेंस इसमें बताया गया है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है बोलो, जो मैंने शुरुआत में बताया। हाँ याद रखो, आइडियल गैस इक्वेशन ओबेस क्या, PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन, यानी कि वो गैस विच क्या बोलते हैं ना, ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस, इज कंसिडर एज आइडियल गैस। और दूसरा क्या है, द, समझ में आ गया ना, द रियल गैस किस गैस को बोला जाता है, द गैस विच डू नॉट ओबेज क्या ये, PV इज इक्वल टू nRT। अब जरा ध्यान से सुनो, टेक्निकली हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि रियल गैस इसको फॉलो नहीं करता, फॉलो करता है, फेक आईडी से सुनो, फॉलो करता है ये, लेकिन
लेकिन जितना अच्छे से ये फॉलो करता है ना उतना ये फिट नहीं बैठता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो उसमें भी तो प्रेशर रहेगा, उसमें भी तो वॉल्यूम रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, उसका भी कुछ ना कुछ, तो ये फॉलो करेगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं जितना ये, मतलब समझ में आया? अब्बा का कपड़ा तुम्हारा कपड़ा, जब हम छोटे थे कपड़ा कपड़ा है, हम लोग अब्बा का भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन फिट होएगा क्या? नहीं। समझ में आया? हम हमारे कपड़े पहनेंगे। समझा कि नहीं? समझा? बोलो समझा? अब दूसरा डिफरेंस हमको ये देखना है। दूसरा डिफरेंस क्या है? हाँ, वो ये है कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन लोग के बीच में क्या होता है? नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इन लोगों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, यानी कि नहीं होता है। नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। बोलो समझा? ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके अंदर होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोगों के बीच में होगा। कौन से? रियल गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी ध्यान से सुनिए, एट सर्टन टेम्परेचर, मतलब एट सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कब? एट लो, एक मिनट रुको, ये यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं कॉमन लिख रहा हूँ या यहाँ लिखता हूँ। एट लो प्रेशर, ठीक है, एंड एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, याद रखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ये याद रखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी गैस का प्रेशर को कैसा तो कंट्रोल करके प्रेशर को लो कर दो और टेम्परेचर को अगर हाई कर देंगे तो उस टाइम पे रियल गैस विल बिहेव समवॉट लाइक अ आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है। ये हीट एनर्जी जैसा वो लेते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या करते हैं? ये इधर उधर मूव होना शुरू होते हैं, डिपेंड वॉल्यूम कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो ये ज़्यादा एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स दे आर बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। बोलो समझा? तुम लोगों को समझा? एट लो टेम्परेचर बट एट हाई प्रेशर क्या हो जाता है? रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हाई टेम्परेचर करते हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? उसको मूव कराती है, और एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते जाते हैं। जब बहुत दूर होते जाते हैं तो क्या हो जाता है? उन लोगों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इट इज़ एज गुड एज दे आर बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं? तुम लोगों को समझा? तो ये याद रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन लोग का कुछ एजम्पशन है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बस इसके बारे में यही बोला गया है। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विद माय टुडेज लेक्चर, और कल इंशाल्लाह हम लोग 3.4 जो है मीन फ्री पाथ वहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू।